स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज बायो एनर्जेटिक्स में हमने रेस्पिरेटरी चेन को पढ़ना है। अब रेस्पिरेटरी चेन स्टूडेंट्स है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में NADH अपने हाइड्रोजन लूज करते हैं, यानी उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट रिएक्ट करता है, साथ ही एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जिससे प्रोडक्ट्स बनती हैं 3 ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली रेस्पिरेटरी चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम भी दिया जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने क्रेब्स साइकिल को देखा तो याद करें वहां पैदा हुए थे NADH और FADH, and I told you in previous lecture that NADH will produce 3 ATP in respiratory chain and FADH2 will produce 2 ATP in respiratory chain. So dear students, actually as you know, when the electrons are excited, they are at high energy level, and whenever they lose their energy they come at ground state. वो किस स्टेट पे आ जाते हैं? लो स्टेट पे। और हमें केमिस्ट्री के इस असूल का पता है कि एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं। बस रेस्पिरेटरी चेन में स्टूडेंट्स होना क्या है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को मुख्तलिफ यहां पे हमने देखने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते आना है किसमें? इनटू द ATP फॉर्मेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, रेस्पिरेटरी चेन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP molecule from the NADH and FADH2. These were product of Krebs cycle, and you know from the previous lecture. Now, what are the participants of this respiratory chain? Students, इसके अंदर एक कोएंजाइम जिसे Q कहा जाता है वो हिस्सा लेता है। So कोएंजाइम Q, a series of cytochromes. साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? ये अपने अंदर हीम कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं और अपना रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप रखने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि हीम क्या चीज है? जो हीमोग्लोबिन के अंदर एक मॉलिक्यूल है, दैट इज आयरन कंटेनिंग। सो हीम ग्रुप के अंदर आयरन के अंदर क्या होता है? वैलेंसी चेंजेस होते हैं, यानी आयरन जो है वो वैलेंसी चेंजेस में हिस्सा लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर भी वो काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर भी वो एक्ट कर रहा होता है। तीसरी चीज इस रिएक्शन में हिस्सा लेती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेटरी चेन के 3 बड़े कंपोनेंट कोएंजाइम Q, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स, सीरीज क्यों? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि एट हाई एनर्जी लेवल, देखें ये एरो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इट रिप्रेजेंट्स दिस इज लो एनर्जी लेवल एंड दिस इज हाई एनर्जी लेवल। सो एट हाई एनर्जी लेवल NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। आपको पता है कि इसकी हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, इस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं। सो ये ऑक्सीडेशन इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करती है जिससे एक ADP मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर एक ATP मॉलिक्यूल बना देता है। दिस इज द फर्स्ट ATP दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेटरी चेन। नाउ कोएंजाइम Q इन टर्न बदले के तौर पर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। ये सारी चीजें एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने के लिए मौजूद हैं, यानी कोएंजाइम Q ने NADH को ऑक्सीडाइज किया जिससे एनर्जी पैदा हुई और ATP की शक्ल में उसने अपने आप को बनाया, कन्वर्ट किया, एंड
कोएंजाइम Q in turn यानी बदले के तौर पर is itself oxidized by cytochrome B. Now cytochrome B is oxidized by cytochrome C. मतलब ये विड्रॉ कर लेता है ऐसे इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे थे वो यहां आ गए, इन्होंने कबूल किए, इसको ऑक्सीडाइज किया, इन्होंने रिड्यूस किया और इसने इसको रिड्यूस किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, whenever this cytochrome B is oxidized by cytochrome C, this is the second step at which there is generation of another ATP. अब होता क्या है, ये जो साइटोक्रोम B के इलेक्ट्रॉन्स ये विड्रॉ करता है साइटोक्रोम C, मतलब साइटोक्रोम C जब ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम B को, तो ये ऑक्सीडेशन जो एनर्जी पैदा करती है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, इन ऑर्डर टू रिएक्ट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विद एडिनोसिन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे कौन सी चीज पैदा होती है, अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. दिस इज सेकंड ATP that is generated at this step. Dear students, इसी स्टेप के अंदर आप और से देखें तो FADH2 भी हिस्सा ले चुका है. सो FADH2 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपना हाइड्रोजन रिमूव करवा देता है, किसके जरिए, कोएंजाइम Q के जरिए, और फर्दर इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और NADH के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर पैरेलल वे के अंदर जाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जब साइटोक्रोम C जो है ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, साइटोक्रोम B को, अब क्या मामला होता है, मीनवाइल जो साइटोक्रोम A है और साइटोक्रोम A3, इन दोनों को एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज करता है. सो ये ऑक्सीडेशन जो है वो इतनी एनर्जी पैदा करती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स चलते चलते लोअर लेवल पे आ जाते हैं. ये देखें, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, और करें, और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, ये 2H प्लस यानी 2 प्रोटॉन्स भी लोअर लेवल पे आ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन भी लोअर लेवल पे आ चुके हैं. क्यों, गौर से सुने, जब साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम C ने, स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी पैदा हुई वो ATP के शक्ल में यहां पर स्टोर हो गई. अब साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 दोनों को हम अपनी आसानी के लिए साइटोक्रोम A कह देते हैं, यानी हम A और A3 को अपनी आसानी के लिए क्या कह देते हैं, साइटोक्रोम A. तो साइटोक्रोम A जो हैं इनको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करता है. इसकी वजह से क्या है, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और केमिस्ट्री की रूह से आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कशिश की वजह से खींचना. सो नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम एट लोअर लेवल, then what happens? There is generation of a third ATP molecule. जब ऑक्सीजन ने साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज किया, इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे आए, तो इस ऑक्सीडेशन ने फिर से एक ATP का मॉलिक्यूल बनाया, एंड दिस इज थर्ड ATP मॉलिक्यूल. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. यहां पे अब साथ में क्या एक बाई प्रोडक्ट बनती है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ चुके हैं और साथ ही हाफ O2 मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर देते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन में भी वाटर मॉलिक्यूल बनता है और वो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको इसकी समरी बताता हूं कि NADH ऑक्सीडाइज हुआ कोएंजाइम Q के जरिए और एनर्जी पैदा हुई ATP की शक्ल में. कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम B ने, साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज कर दिया साइटोक्रोम C ने, फिर एनर्जी पैदा हुई किसकी शक्ल में, ATP की शक्ल में. अब साइटोक्रोम A और A3 को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है और वो जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठे होते हैं वो दौड़कर नीचे आ जाते हैं. जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं, तो फिर से क्या पैदा होता है, एक तीसरा ATP मॉलिक्यूल पैदा होता है और यहां पर हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज व्हाई वी कैन से रेस्पिरेटरी चेन इज एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में स्टूडेंट्स क्या बनना, एटीपी का बनना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जिसमें हमने देखा कि NADH प्लस H हिस्सा ले रहा है प्लस 3 ADP, 3 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट एंड RN ऑर्गेनिक फास्फेट हाफ O2 क्या बनता है NAD प्लस, ये देखिए NAD प्लस बना, H2O, ये H2O बना एंड 3 ATP जो हमने देखा स्टेप वाइज, पहला ATP, दूसरा ATP और तीसरा ATP। सो अगर आप FADH से आगे गिनना शुरू कर दें तो ये देखें FADH के बाद 1 और 2, इसलिए कहते हैं कि FADH की प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 2 ATP और NADH की प्रोडक्ट कितनी है, इक्वल टू 3 ATP। NADH के बाद आप कैलकुलेट करें 1, 2 और 3 ATP, लेकिन जब रिएक्शन में FADH2 हिस्सा लेता है तो उसके बाद ये देखें 1 ATP और 2। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। अगर आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी तो वहां पे आपने जी स्कीम पढ़ी है, जी स्कीम के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। बस फर्क ये है स्टूडेंट्स कि वो जी स्कीम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर चल रही होती है और ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के ऊपर चल रही होती है। ये है रेस्पिरेशन और वो थी फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर दैट फोटोसिंथेसिस इज टोटली कन्फाइंड टू द प्लांट्स, बट रेस्पिरेशन इज among all of the organisms, either they are plants, they are animals or other organisms. So dear students, this is all about the respiratory chain. अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन चीजों को सीखा। तो इनमें अगर आपको मैं ये कहूं कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो, कितनी एनर्जी बनी है, कितनी कंज्यूम हुई है, तो हमने सीखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें टोटल 10 ATP पैदा होते हैं और 2 उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। पहले 2 स्टेप के ऊपर 2 ATP कंज्यूम हुए, 10 ATP कैसे बने, 2 NADH बने, उनसे 6 आ गए ATP के मॉलिक्यूल और 4 डायरेक्टली ATP बने थे। सो ग्लाइकोलाइसिस टोटल 10 ATP प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में एक NADH बना था, याद होगा। उस NADH से अगर हम 3 ATP के मॉलिक्यूल निकालें तो 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स, वो टोटल 6 मॉलिक्यूल बन गए। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, उसमें 3 NADH मॉलिक्यूल बने थे। अब अगर एक में से 3 ATP पैदा होते हैं तो टोटल 9 और फिर 9, क्योंकि एक पायरोवेट से एक क्रेब साइकिल चलेगा, फिर दूसरे से दूसरा भी तो चलेगा और एक ATP क्रेब साइकिल में डायरेक्ट पैदा होता है। अगर क्रेब साइकिल 2 मरतबा चलाएं तो 2 वो, और इसी तरह से यहां NADH से 3 और यहां FADH से 2 ATP। ये टोटल स्टूडेंट्स अगर ग्लाइकोलाइसिस देखें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब स्प्लिट अप होता है तो इससे टोटल जनरेट होते हैं 40 ATP। बट स्टूडेंट्स 40 ATP में से अगर आप गौर से देखें तो 2 ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में इस्तेमाल हो जाते हैं ATP और 2 जब पायरोविक एसिड एसिटाइल CoA बनता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्रॉस करता है तो 2 ATP वहां पे भी इस्तेमाल होते हैं। आपकी बुक में रिएक्शन नहीं दिखाया हुआ, हकीकतन हो जाते हैं। सो हम इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हुआ कि टोटल जो कंज्यूम होने वाले ATP हैं वो हैं कितने, 4, और सम अब कितना था, 40 ATP। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेट गेन है ग्लाइकोलाइसिस में, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से, वो नेट है 36 ATP। स्टूडेंट्स आप अगर ये एनर्जी कैलकुलेट करना नहीं सीखते तो आप बायो एनर्जेटिक्स को सही तरह से पढ़ ही नहीं रहे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल ATP अगर कैलकुलेट करें ग्लाइकोलाइसिस के, क्रेब्स साइकिल के, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के और रेस्पिरेटरी चेन के, तो वो कितने बनते हैं, 40।
इस्तेमाल कितने हुए थे टोटल 4 और नेट गेन कितना आया 36 ATP मॉलिक्यूल। Dear students, this is all about the respiratory chain as well as this is all about your chapter number 11 that deals about the bioenergetics. I hope you have remembered and you have learned a lot through all of these lectures. Thank you very much. Allah Hafiz.